दिसंबर 2000 राशि करने वाली होगी। आज हम बीए पार्ट थर्ड में राजनीति ज्ञान के सेकंड पेपर द्वितीय विश्वोत्तर अंतराल से संबंध में निर्गुण आंदोलन की प्रासंगिकता के बारे में परीक्षण करेंगे। जैसा कि विदित है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में रूपांतरित हो जाती है, अर्थात कि दो महाशक्ति रह जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों महाशक्ति के द्वारा अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को प्रभावित या नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। बाकी अन्य शक्तियां या तो युद्ध में पराजित हो जाती हैं या आर्थिक दृष्टि से इतनी कमजोर हो जाती हैं जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को अपने हेतु के अनुकूल प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होती। लेकिन कुछ समय के बाद भिन्न भिन्न सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में प्रचलन के कारण दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक वचन मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में संसार के देशों के मध्य एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। दोनों महाशक्तियों के द्वारा एक दूसरे को कमजोर करने के प्रयास किए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध भ्रामक प्रचार का सहारा लिया जाता है, अर्थात आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। अन्य राष्ट्रों को द्विपक्षीय बहुपक्षीय सुरक्षा संधियों के माध्यम से अपने साथ संतुलित करने के प्रयास किए जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यद्यपि उस समय में देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने महसूस किया किस प्रकार से शक्ति संघर्ष की राजनीति जो उत्पन्न हो चुकी है, नवोदित राष्ट्रों का इस शक्ति संघर्ष की राजनीति में भाग लेना उचित नहीं है, उनके हित में नहीं है। इसलिए उन्होंने शक्ति संघर्ष की राजनीति से दूर रहने का निषेध किया, जिसे गुट निरपेक्षता या निर्गुण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। लेकिन गुट निरपेक्षता की नीति कोई तटस्थता की नीति नहीं है, कोई निश्चितता की नीति नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जहां न्याय को धमकी दी जाती है और स्वतंत्रता के लिए कोई खतरा उत्पन्न होता है, वहां हम चुपचाप बैठ के तमाशा देखने की स्थिति में नहीं होंगे, बल्कि ये जानते हुए कौन सही और कौन गलत है, न्याय के पक्ष का समर्थन करना हमारी नीति होगी। इसलिए शक्ति संघर्ष की राजनीति से दूर रहने वाली जो नीति होती है, उसे गुट निरपेक्षता की नीति के नाम से जानते हैं। जॉर्ज लिस्का ने भी इसे परिभाषित किया कि किसी अंतरराष्ट्रीय विवाद के समय ये जानते क्या सही और क्या गलत है, न्याय के पक्ष का समर्थन करना और हर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर, हर अंतरराष्ट्रीय समस्या के बारे में, समस्या के संबंध में स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने की जो स्वतंत्रता होती है और अपना दर्शन और व्यक्त करने की आजादी होती है, उसे गुट निरपेक्षता के नाम से जानते हैं। कहना यह था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन शांति के राष्ट्र का एक बहुत बड़ा आंदोलन माना जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के तीन जो महान कर्णधार हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टिटो को इसके महान संस्थापक के रूप में मान्यता दी जाती माना जाता है। इन तीन महान नेताओं के योगदान के कारण ही निर्गुण आंदोलन अस्तित्व आया है। इन नेताओं के द्वारा 1961 में कायरा में बेलग्रेड में शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, उस शिखर सम्मेलन में निर्गुण आंदोलन की संस्था के लिए 5 मानक तय किए गए हैं। पहला, संबंधित राष्ट्र निवेशवाद का विरोध करता हो। दूसरा, वह किसी भी राष्ट्र के साथ, किसी शक्ति के साथ द्विपक्षीय बहुपक्षीय सुरक्षा संधियों के साथ संबंधित न हो। उसने किसी भी शक्ति को अपने देश में सामरिक महत्व की सुविधा प्रदान नहीं की हो। वह शांतिप्रिय राष्ट्र हो, स्वतंत्र चले जाने करके आंदोलन का समर्थन करता हो, वही राष्ट्र निर्गुण आंदोलन प्राप्त हो सकता है। लेकिन युद्धोत्तर विश्व राजनीति में जिस प्रकार के सैद्धांतिक वचन करने का दौर चला, उस समय विकासशील देशों के लिए, नवोदित राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए शक्ति संघर्ष की राजनीति से अलग रहने का निश्चय किया गया। लेकिन 1990 के दशक के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। सोवियत संघ के 8वें और अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा सोवियत संघ की गृह और विदेश नीति में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। इस प्रकार के परिवर्तन की अग्नि परीक्षा पूर्व यूरोप में होती है और धीरे धीरे सोवियत संघ के घटक राष्ट्र होते हैं, सोवियत संघ से संबंध विकसित कर लेते हैं, अर्थात सोवियत संघ का पराभव हो जाता है, विघटन हो जाता है, विभाजन हो जाता है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो बहुत बड़ा चेंज आया, जो बड़ा परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को लेकर के निर्गुण आंदोलन की सार्थकता, निर्गुण आंदोलन की प्रासंगिकता, उसके महत्व के बारे में कई प्रश्नवाचक लग गए हैं, कई प्रश्नवाचक होते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बहुत सारे जो विश्लेषक हैं, जो समीक्षक हैं, जिनका मानना है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जिस प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, इस प्रकार के परिवर्तन के कारण
निर्गुण आंदोलन की प्रासंगिकता, निर्गुण आंदोलन का महत्व उस सीमा तक कम हो गया है। उनके द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। तो पहले बात करते हैं निर्गुण आंदोलन के विपक्ष के तरफ, अर्थात निर्गुण आंदोलन की जो सार्थकता है वह उस सीमा तक कम हो गई है। इसके संदर्भ में जो तर्क दिए जाते हैं उनका वर्णन आक्रांतिक बिंदु के तहत किया जा सकता है। पहला तर्क देता है सी पीरियड के अंत हो जाने के कारण, सी पीरियड के अंत हो जाने के कारण, अंत होने के कारण कहना यह था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत सारे जो विश्लेषक हैं, जो समीक्षक हैं, जिनका मानना है कि निर्गुण आंदोलन की स्थापना उस समय की गई थी जब संसार के मध्य एक तनावपूर्ण स्थिति पहुंच गई थी, सैद्धांतिक वैचारिक का दौर चरम सीमा पर चला गया था। उस समय दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को आशंका की दृष्टि से देखती हैं, एक दूसरे के विरुद्ध के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और सभी प्रकार की स्थितियां होती हैं। उनको द्विपक्षीय बहुपक्षीय सुरक्षा संधि के माध्यम से नवोदित राष्ट्र को अपने साथ जोड़ने के प्रयास किए जाते हैं, जिस प्रकार से 1947 में लैटिन अमेरिकी राज्य को अमेरिका ने रियो संधि के माध्यम से अपने साथ संधित किया था। 4 अप्रैल 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की जाती है, नाटो संधि की स्थापना की जाती है। 1991 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ संधि की जाती है, एनएस संधि की जाती है। उसके बाद 1929 में संधि की जाती है। इसी प्रकार से सोवियत रूस ने अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर के 14 मई 1955 में वार्सा पैक्ट का गठन किया था, वार्सा संधि का गठन किया गया था। इस संधि के माध्यम से नाटो संधि का दबाव देने का प्रयास किया गया था। कहना यह था कि जब 1960 में पेरिस के शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, उस समय गंभीर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करने के स्थान पर यूपी विमानकाल को निकिता क्रुश्चेव की ओर उठाया गया। निकिता क्रुश्चेव ने जनरल आइजनहावर का अपमान करते हुए कहा, हाथ मैंने स्वीकार कर दिया और धमकी देते हुए कहा, अब किसी अध्यक्ष के राष्ट्रपति को सोवियत संघ आने की आवश्यकता नहीं। कहना यह था कि जिस प्रकार से 26 अक्टूबर 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति जनरल केनेडी द्वारा क्यूबा की घेराबंदी की जाती है और उसके आचार भारत केनेडी ने सोवियत संघ को धमकी देते कहा कि वह क्यूबा को आर्थिक सहायता देना बंद करे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन निकिता क्रुश्चेव ने बड़ी सूझबूझ से काम लेते हुए सामरिक महत्व के अड्डों को क्यूबा से स्वीकार किया और 30 महायुद्ध की समस्या समाप्त हो गई। तो कहने लगे था कि अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, समीक्षक हैं, जिनका मानना है कि निर्गुण आंदोलन का महत्व कम हो गया है। उनका यही तर्क होता है कि जिस समय निर्गुण आंदोलन की स्थापना की थी उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संसार के देश के प्रति सैद्धांत वैचारिक के दौर के आधार पर एक तनाव परिस्थिति हो चुकी थी, एक सिद्धांत तनाव परिस्थिति हो गई थी। दोनों राष्ट्रों के पास मित्रता थी, वो स्वतंत्रता में बदल गई थी, सहयोग के प्रति टकराव में बदल गई थी। लेकिन आज मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा सोवियत संघ की विदेश नीति विस्तार की क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं। सोवियत संघ की विदेश नीति को जिस प्रकार से उदारता के स्वरूप प्रदान किया गया था और सोवियत संघ का संरक्षण हो जाता है। आज उसका उत्तराधिकारी किसी भी क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता है, उसे चुनौती नहीं दे सकता है, उसे धमकी नहीं दे सकता है। अर्थात आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लगभग 80% प्रकार का दौर समाप्त हो चुका है, सैद्धांत वैचारिक का दौर समाप्त हो गया है। जब आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संसार के देशों के मध्य लगभग शीत के समाप्त हो जाने की की संभावना की जाती है, शीत समाप्त हो गया है। अतः जब सैद्धांत वैचारिक का दौर नहीं है, जब संसार के देशों के मध्य तनाव परिस्थिति नहीं है, इसलिए निर्गुण आंदोलन का महत्व स्वतः किया जाता है, कुछ कम हो जाता है। तो शीत युद्ध के अंत हो जाने के कारण भी निर्गुण आंदोलन की सार्थकता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चलने लग गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे उत्तर देता है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना होना, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना होना कहने लगे था कि जिस समय निर्गुण आंदोलन की स्थापना की थी उस समय बाइपोलर पॉलिटिक्स थी, अर्थात ध्रुवीय विश्व व्यवस्था अस्तित्व में थी कि दो राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वोत्तर सोवियत रूस। लेकिन 1990 के दशक के बाद सभी संस्करण में जिस प्रकार से सोवियत संघ का पराभव हुआ, जिस प्रकार से विघटन हुआ और उसके बाद आज केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक अंतर्राष्ट्रीय इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एक न्यायाधीश के रूप में भूमिका का निर्णय करता दिखाई देता है। वो होता है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रभावित करने की कोशिश जाती है, प्रभावित किया जाता है। बाकी संसार में किसी प्रकार का कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश इस प्रकार की घटना प्रभावित होने से नहीं है। तो कहने लगे जब बाइपोलर पॉलिटिक्स समाप्त हो चुकी है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना हो चुकी है, तो ये माना जाता है कि निर्गुण आंदोलन का महत्व कुछ सीमा तक कम हो गया है, अर्थात उसका महत्व पहले की तुलना में बहुत कुछ कम हो गया है। तीसरा उत्तर देता है शक्ति संघर्ष की राजनीति का समाप्त होना, सैनिक गठबंधन की राजनीति का अंत होना। कहना ये होता है कि जब युद्धोत्तर विश्व राजनीति में द्विपक्षीय बहुपक्षीय सुरक्षा संधियों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वोत्तर सोवियत रूस ने अनेक राष्ट्रों के साथ संधित करने का कार्य किए गए, उस समय उन्हें आर्थिक सहायता भी दी गई,
उन्हें आर्थिक प्रॉब्लम दिया गया, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम जिस कार्यक्रम में जो ऐड की जाती है इन सबका उद्देश्य यही रहता है कि सामरिक महत्व के सामरिक महत्व की सलाह प्राप्त की जाए। बदले में इस कार्य जिस प्रकार अमेरिका ने 4 सूत्री कार्यक्रम में स्कीम को लागू किए गए, मार्स योजना को लागू किए गए, प्रोमेट सिद्धांत के तहत इटली और यूनान को उसका की आर्थिक इकोनॉमी ऐड की जाती है। लेकिन जब आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लगभग सभी युद्धोत्तर शराबी में सभी विपक्षी बहुपक्षीय सुरक्षा संदेह वो लगभग समाप्त हो चुकी हैं और आज के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में केवल एक नाटो ऐसा सैनिक संगठन है जो अस्तित्व में है। और आज इससे बड़ी क्या डाउट हो सकता है, आज से बात क्या हो सकती है कि सोवियत रूस का जो क्रांतिकारी रूस है उसने भी नाटो की संस्था ग्रहण कर दी है। इसलिए सैनिक गठबंधन की राजनीति के समाप्त हो जाने पर निर्गुण राजनीति की प्रासंगिकता उसका महत्व लगभग कुछ कम हो गया है। और उसके बाद अगली जो बात की जाती है निर्गुण राजनीति की कथन जो करने पाया जाता है। केवल यह है कि मुंह में राम बगल में चुन की बात की जाती है। केवल यह है कि जिस प्रकार से निर्गुण देशों के पर अंतर्राष्ट्रीय विवादों के संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जहां न्याय को धमकी दी जाती है स्वतंत्र खतरा होता है वहां हम चुपचाप बैठ के तमाशा में नहीं होंगे। अर्थात ये जानते क्या सही हो क्या गलत है, न्याय के पक्ष का समर्थन करना हमारी नीति होगी। लेकिन इस बात के भी इस तरह से दावे जुड़े जाते हैं वे केवल खोखले दावे प्रतीत होते हैं, क्योंकि जब 2 अगस्त 1990 में सद्दाम हुसैन के कुवैत पर इराक का विस्तार साधने स्थापित किया गया था, अर्थात इराक के जो प्रमुख कुवैत के जो प्रमुख जो तेल के स्रोत होते हैं उनको इराक के अधिकार से मिल जाता है, इराक का अधिकार स्थापित किया जाता है। लेकिन ये दुनिया में जो निर्गुण राष्ट्र कहलाते हैं, गुटनिरपेक्ष साम्राज्य राष्ट्र कहलाते हैं, ये गुटनिरपेक्ष राष्ट्र उन्हें किसी प्रकार से कुवैत पर इराक का आधिपत्य को समाप्त नहीं कर पाए। ये कार्य तो जब भी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए, लेकिन सद्दाम हुसैन ने सुरक्षा परिषद के द्वारा किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने का सक्षम नहीं किया। अंत में 20 नवंबर 1990 में इसका का जो एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और जिसके आधार पर यह धमकी जाती है सुरक्षा परिषद के माध्यम से कि सद्दाम हुसैन या तो कुवैत से हट जाए अन्यथा बलों का प्रयोग किया जा सकता है। लगभग अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के बैनर के नीचे लगभग 29 राष्ट्रों की सेनाओं को, जिनकी संख्या लगभग 6 लाख के आसपास होती है, सद्दाम हुसैन के विरुद्ध युद्ध में उन्हें छोड़ दिया जाता है और सद्दाम हुसैन से खदेड़ा जाता है और उसके बाद कुवैत पर इराक का समाप्त किया जाता है। तो कहना यह था कि आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जितने भी विवाद होते हैं, जितने भी समस्याएं होती हैं, इस प्रकार की समस्याओं को समाधान करने में निर्गुण राजनीति की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। इसलिए जब इस कार्य का काम नहीं कर सकते हैं तो निर्गुण राजनीति का चुनाव करने पाया जाता है। कचरे करने का मतलब यही होता है कि वैसे भारत के दावे करते हैं, लेकिन इससे बहुत सारे प्रमाण हैं जिनका आधार कहा जा सकता है कि दुनिया के सबसे यदि निष्कर्षण की बात करते हैं, निष्कर्षण की बात करते हैं, शांति बनाए रखने की बात करते हैं, लेकिन विश्व में सबसे अधिक मात्रा में अगर हथियारों में सबसे बड़े खरीदार होते हैं तो यही निर्गुण राष्ट्र माने जाते हैं। इसलिए निर्गुण राजनीति का महत्व पहले की तुलना में कुछ कम हो गया है। आज के इतने करेंगे, धन्यवाद।